कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। एक शांति नगर नाम के शहर में रमेश और सुरेश नाम के दो बेटे अपनी माँ के साथ रहा करते थे। माँ उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अकेले ही घर का गुजारा किया करती थी। उनके घर में बहुत गरीबी होने के कारण दोनों ही बच्चों को वो नए कपड़े नहीं लेकर दे सकती थी, मगर वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा दिया करती थी। उसके दोनों बेटे भी बड़े होशियार थे। उन्होंने उसे कभी अकेले पढ़ने नहीं दिया था। अब एक दिन सुरेश और रमेश सोचते हैं कि अरे सुरेश, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है, क्या हम हमारी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ रमेश, यही विचार मेरे मन में कई बार आया। तो हम क्या कर सकते हैं माँ के लिए? हम कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये तुम्हारा अच्छा विचार है। हम दोनों ऐसा ही करेंगे जिससे हम अपनी माँ को कुछ खुशियां दे सकें। हाँ चलो, हम कुछ काम ढूंढते हैं। अब सुरेश और रमेश एक दुकान पर पेपर बांटने का काम ढूंढ लेते हैं। वो दोनों सुबह सुबह घर जाकर पेपर बांट कर आया करते थे और उनके पैसों से उन्होंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ, मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है, ये हम दोनों मिलकर लाए हैं। माँ, ये साड़ी तुम्हें पसंद आई? हमने हमारी कमाई से ली है। अरे, ये तुम दोनों ने कब ली और इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, इसकी जरूरत थी आपको। आप हमारे लिए कितना करती हैं? अरे माँ, तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही तो किया है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो और मुझे भगवान की कृपा से मिले हो। ऐसा कहकर माँ ने रमेश और सुरेश को गले लगा लिया और अपना काम करने के लिए चली गई। अब सुरेश और रमेश दोनों मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। उनकी परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे आते थे। इसी वजह से उनसे माँ बहुत खुश हुआ करती थी। अब रमेश और सुरेश बड़े हो गए। उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो बहुत अच्छा काम करने लगे। अब उनकी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन रमेश और सुरेश अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम काम छोड़ दो। दोनों बेटे यही बात बोलने लगते हैं। फिर उनकी माँ उनसे कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा, यही बहुत है। मुझे और क्या चाहिए? अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो। अब तुम तुम्हारे बारे में सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोलकर माँ वहां से चली जाती है और रमेश और सुरेश अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं कि माँ के बोलने का क्या मतलब है। अब कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश अच्छी घर की लड़कियों के संग शादी कर लेते हैं और उनसे शादी करने के बाद वो एक ही घर में सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। और अब रमेश सुरेश की बीवियां अपने पति से कुछ न कुछ बात पर झगड़ा किया करती थीं। रमेश की बीवी का नाम था शीला और सुरेश की बीवी का नाम था सीमा। दोनों एक दूसरे के संग बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी, मगर उनकी माँ का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। बच्चों की शादी हो जाने के बाद उसके बेटों ने उससे कहा था कि अरे माँ, अब तुम्हारी बहुएं आ गई हैं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से माँ अब कोई काम नहीं कर रही थी, मगर ये सब देखकर बहुएं सास से बड़ी ईर्ष्या किया करती थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इसी वजह से वो अपने पतियों से हमेशा माँ के बारे में शिकायत किया करती थी। शीला रमेश से बोली, अजी सुनते हो, आपकी माँ कुछ भी काम नहीं करती है और अगर बच्चों को संभालने की बोलो तो बोलती हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे काम करने के लिए मना किया है। ऐसा बोलकर वे बात टाल देती हैं। अरे क्या बात कर रही हो ये तुम भाग्यवान, हमने तो माँ को ऐसे ही कहा था, मगर लगता है उन्होंने बहुत मन से ले लिया। चलो जाने दो ना। अब इधर सुरेश का भी यही हाल था। उसकी पत्नी भी उससे शिकायत कर रही थी। सीमा बोली, अजी सुनते हो, माँ ना कुछ भी काम नहीं करती मगर हमारे पैसों से मजे कर रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें माँ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा सोचकर सुरेश और रमेश एक दिन घर में बैठकर ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। तभी माँ का विषय निकला तो सुरेश बोला, अरे रमेश, अब माँ को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। हम हमारी माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेज देते? उससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी बीवियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हम ऐसा ही करेंगे। अब दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। अब कोई टेंशन नहीं। ऐसा सोचकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के संग सो जाते हैं। बच्चे ये सारी बातें सुन लेते हैं, मगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो उनकी दादी के पास जाकर उन्हें एक योजना बताते हैं। दादी जी, आपको माँ और पिताजी वृद्धाश्रम भेजने के लिए सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा?
दादी जी, मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं आपको एक योजना बताता हूँ, आप वैसे ही करना जैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगी। दादी, कल हम आपको एक बड़ा सा संदूक ला कर देंगे और उसमें आपको जायदाद के नकली कागज रख देना और घर में बताना कि ये मेरे पति ने मेरे नाम पर किए हैं। ठीक है बेटा। बच्चे रात को ही एक बड़ा संदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, दादी, ये बहुत ही बड़ा संदूक है और अब इसमें आप कल कुछ जायदाद के पेपर रख देना, जिससे इन्हें भरोसा हो जाएगा कि आपके पास कुछ तो पैसे हैं। फिर ये लोग आपके घर में अच्छे से देखभाल करेंगे और हम आपके साथ रह पाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ ही रहना है। आप चिंता मत करो, आपकी वजह से ही मैं मेरे परिवार के साथ रह सकती हूँ और मुझे क्या चाहिए इस जिंदगी में। बच्चे अपनी दादी से बड़े प्यार से मिलते हैं और उनको लेकर दादी सो जाती हैं। अब अगले दिन बच्चे जैसा बताते हैं, दादी ठीक वैसा ही करती है। अब रमेश और सुरेश को यह पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। बेटा, अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर 50 एकड़ जमीन करके रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके मरने के बाद जो मुझे संभालेगा उसके नाम पर ये जायदाद हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर रमेश और सुरेश हक्के बक्के रह जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं। रमेश सुरेश से बोला, अरे हमारी माँ के पास इतने सारे रुपए की जमीन है, क्या तुमको इसके बारे में पता था? नहीं भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब सुरेश और रमेश अपनी माँ को अच्छी तरह से संभालने लगते हैं और उनकी दोनों ही बहुएं उनकी इतनी सेवा करती हैं कि माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। और बच्चे भी बड़े खुश थे कि वो अब उनकी दादी के संग रह सकते हैं। बच्चे दादी से बोले, देखो अब सब कितनी अच्छी तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की बातें सुन दादी बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में रहने के लिए अच्छे तरीके से देखभाल मिल रही है। अब दादी, बेटे और बच्चे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी हैं। किशनगढ़ नाम के गांव में सरोज नाम की एक सुंदर लड़की उसकी दादी के साथ रहती थी। सरोज बहुत मेहनती थी, वो अपनी दादी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। सरोज की एक दोस्त थी, सोना। सोना बड़ी ही गुस्सैल थी, उसे वक्त की बिल्कुल कदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सरोज और सोना स्कूल छूटने के बाद घर वापस आ रहे थे। चलना सरोज, हम थोड़ा खेलते हैं, चलना। अरे मैं नहीं, मेरी दादी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। एक दिन लेट हो गया तो चलता है, तू उसकी चिंता मत कर, हम कुछ बहाना बना देंगे। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती सोना। चल घर चलते हैं, दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। रुक ना सरोज, आज के दिन कुछ भी बोल देना मेरे लिए। सरोज को सोना के खातिर रुकना पड़ा, मगर वो मन ही मन बहुत घबरा गई थी क्योंकि वो अपनी दादी से कभी झूठ नहीं बोलती थी। बहुत देर तक खेलने के बाद सरोज और सोना घर के लिए निकलते हैं। घर आते आते बहुत अंधेरा हो गया। वहाँ सरोज की दादी बहुत घबरा गई थी क्योंकि सरोज इतनी देर तक कभी भी बाहर नहीं रुकती थी। सरोज घर आई। दादी, आज सोना के साथ खेलते खेलते देर हो गई। मेरी बच्ची, बताकर जाना चाहिए था ना घर में, मुझे कितनी चिंता हो रही थी, पता है तुम्हें? सरोज थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसका ये बदला हुआ स्वभाव देखकर दादी थोड़ी चिंता में पड़ गई, मगर दादी ने उसे ज्यादा कुछ कहा नहीं। दोनों भी खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह ही उठकर सरोज ने घर के सारे काम निपटा लिए और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना कि तुम घर पर जल्दी नहीं आती तो मेरा ध्यान नहीं लगता। हाँ दादी, पता है, आज से मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाया करूंगी। अच्छा ठीक है बेटी, अब जाओ। सरोज सोना के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद आज के दिन भी सोना सरोज को ज्यादा देर तक खेलने के लिए आग्रह करती है। आज भी चलोगी ना सरोज? बहुत मजा आया था ना कल खेलने में? हाँ, कल बहुत मजा आया था, मगर मेरी दादी घर पर इंतजार कर रही थी। आज मैंने उनसे वादा किया है कि आज मैं जल्दी आऊंगी। कल तुम्हारी दादी तुम्हें चिल्लाई क्या? नहीं, मेरी दादी कभी मुझे चिल्लाती नहीं है, वो मुझसे हमेशा प्यार से बात करती है। तो फिर आज भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दादी आज भी कुछ नहीं बोलेगी। चलो खेलते हैं। दोनों खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला।
ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। सरोज हर रोज घर देर से जाने लगी। दादी को इस बात की चिंता होने लगी थी, लेकिन दादी ने सरोज से कुछ नहीं कहा। दादी ने सरोज को छूट देकर रखी थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा सरोज, कल तुम्हारा जन्मदिन है, कल तो समय पर आ जाओगी ना? हाँ दादी, कल मैं जल्दी आऊंगी। कल मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या तोहफा लाने वाली हो दादी आप मेरे लिए? वो तुम्हें कल ही मिलेगा, आज नहीं। अब तुम खाना खाकर सो जाओ। दादी और सरोज खाना खाकर सो गई। अगले दिन सरोज नए कपड़े पहनकर स्कूल गई और शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम हो जाने के बाद सरोज और सोना स्कूल से बाहर आई। सरोज, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सोना, मगर आज हम नहीं खेल सकते क्योंकि दादी ने मुझे आज जल्दी बुलाया है। अरे सरोज, ऐसा क्यों बोल रही हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, आज हम और ज्यादा मस्ती करेंगे, चलो। नहीं सोना, आज नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उस दिन सरोज और सोना सही वक्त पर घर गई। सरोज को जल्दी घर आया देख दादी बहुत खुश हो गई। आओ मेरी बच्ची, आज जल्दी आ गई। हाँ दादी, आप मुझे कुछ अच्छा तोहफा देने वाली थी ना? क्या है वो तोहफा, बताइए ना मुझे। हाँ बताऊंगी ना, थोड़ा सब्र करो मेरी बच्ची। सरोज के जन्मदिन के मौके पर दादी उनके पहचान वाले सभी लोगों को खाने की दावत देती है। उन सबको घर में देखकर सरोज बहुत खुश हो गई। दादी ने सरोज के लिए बहुत बड़ा केक बनाकर लाया था। सरोज का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। सरोज, तुम्हें आज मैं क्या देने वाली थी, इसकी बहुत उत्सुकता थी ना? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इसमें क्या है दादी? खोल कर देखो। दादी, ये तो बहुत सुंदर है। ये आपने मेरे लिए लाई है? हाँ बच्ची, ये तुम्हारे लिए ही है। ये मेरी माँ ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। सच में दादी, ये बहुत ही सुंदर तोहफा है। इसकी खासियत तुम्हें बाद में पता चलेगी। अगली सुबह सरोज अपने काम खत्म करके ऐसे ही अपना समय जाया करने लगी और तभी अचानक, ये क्या हो रहा है? ये घड़ी से इतने जोर से आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये तुम्हें समय का कैसे सही इस्तेमाल करना है ये सिखाएगी। अब इसे बंद कैसे करूँ? जब भी तुम तुम्हारा आलस छोड़कर काम करने लगोगी तब ये घड़ी बजना बंद हो जाएगी। अब जाओ, तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। ये सब सुनकर सरोज हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। अरे, मैं मेरे काम सही समय से करूँ तो ये घड़ी आवाज नहीं करती है। जाने दो, स्कूल हो जाने के बाद मैं इसे निकाल डालूंगी। उस दिन स्कूल छूटने के बाद सोना और सरोज एक जगह पर बैठकर गप्पे मारने लगी। ये सब देखकर वो घड़ी जोर जोर से बजने लगी। सरोज ने उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे नहीं निकाल पाई। आखिर मजबूरी में आकर सरोज वहाँ से उठकर घर चली गई। मैं ये घड़ी निकालकर रास्ते में फेंक दूंगी और सारी झंझट ही खत्म। घर जाते ही उस घड़ी की आवाज बंद हो गई। अब ऐसा ही पूरा महीना चलता रहा। जब भी सरोज अपना वक्त जाया करती, वो घड़ी बजने लगती और सरोज उसे रोक नहीं पाती। अगले दिन स्कूल छूटने के बाद घर आते समय रास्ते में ही खड़ी होकर सरोज उस घड़ी को निकालने की कोशिश करने लगती है। उसके तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो घड़ी उसके गले से नहीं निकलती। बहुत खींचने के कारण उसके गले पर निशान बन जाते हैं। बेचारी सरोज निराश होकर घर चली आती है और अपने दादी से कहती है, दादी, मुझे ये घड़ी निकालनी है, क्या आप मुझे निकाल के दोगी? बेटा, ये घड़ी जादुई घड़ी है। ये अगर किसी को वक्त की कीमत ना हो तो उसे वक्त की पाबंद बना देती है। तुम्हारी ये दादी भी तुम्हारी तरह बहुत खेलकूद किया करती थी, मगर मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी वजह से घर के सारे सदस्यों को तकलीफ हो सकती है। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे वक्त की कीमत समझाने के लिए ये घड़ी दी थी और आज मैंने तुम्हें ये घड़ी देकर वक्त की कीमत और वक्त का सही इस्तेमाल करना सिखाया है। दादी, आज के बाद मैं वक्त का सही इस्तेमाल करूंगी और हमेशा वक्त की कदर करूंगी। ये सुनकर दादी बहुत खुश हो गई। अब सरोज को अपने वक्त की कीमत पता चल गई। उसने बेवजह वक्त जाया करना बंद कर दिया, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने लगी और एक जिम्मेदार और होशियार लड़की बन गई। उस जादुई घड़ी ने उसके जीवन में परिवर्तन लाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त उनकी कदर करता है। रामपुर नाम के शहर में राधा और श्याम नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों ही बड़े नेकदिल और मेहनती थे। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। बस इसी बात का दुख दोनों को हमेशा लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन शाम काम से घर लौटा। अजी सुनते हो, क्यों ना हम किसी अनाथालय से बच्चे को गोद ले ले?
हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, मगर हम बच्चा गोद लेंगे तो किसी बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और हमें भी बच्चे का प्यार मिल जाएगा। हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हम उसे बहुत प्यार करेंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। भाग्यवान, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। मैं कल ही अनाथालय जाकर बात करता हूँ। शाम दूसरी ही सुबह जल्दी उठकर अनाथालय के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर वहां के अधिकारियों से बातें करने लगा और तभी उसकी नजर वहां एक बेंच पर बैठे बच्चे पर पड़ी। शाम को वो बच्चा बहुत प्यारा लगा, जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। सर, ये बच्चा कौन है जो सामने बेंच पर बैठा है? मुझे इसी बच्चे को गोद लेना है। इसे तो देखकर ही मुझे लगाव हो गया है। श्याम जी, जो भी लोग ये बच्चा गोद लेने आते हैं पहले तो सब यही कहते हैं, लेकिन जब उनको सूरज के विकलांगता के बारे में पता चलता है तब इसे कोई गोद नहीं लेता। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना प्यारा बच्चा है, कोई ऐसे क्यों करेगा? श्याम जी, क्योंकि ये बच्चा एक पैर से चल नहीं सकता, ये अपाहिज है, इसलिए बेचारे को कोई गोद नहीं लेता। श्याम उस बेंच पर बैठे सूरज के पास गया, उससे कुछ देर बातें की और बातें करने के बाद उसे चॉकलेट देकर वहां से अपने घर निकल गया। क्या हुआ जी, आज बड़ी देर कर दी घर आने में? कब से आपकी राह देख रही हूँ। अरे भाग्यवान, मैंने कल कहा था ना कि मैं अनाथालय होकर आऊंगा, इसीलिए थोड़ी देर हो गई आने में। राधा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अजी बताओ ना जल्दी, क्या हुआ वहाँ जाकर? आपको कोई बच्चा पसंद आया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल सुबह जाकर ही बच्चे को घर लेकर आऊं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुन लो। श्याम राधा को अनाथालय में हुई सारी बातें विस्तार से बताता है और भावुक हो जाता है। श्याम को सूरज से बहुत लगाव हो गया था, ये बात राधा समझ गई। अजी, तो क्या हुआ? अगर हम दोनों की कोई संतान होती और अपने बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या हम उसका पालन पोषण नहीं करते? मैं कुछ नहीं सुनने वाली, हम कल सुबह जाकर ही सूरज को घर लेकर आते हैं। राधा की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। तुम सच में बहुत अच्छी माँ बनोगी। अगली सुबह जल्दी उठकर अनाथालय के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर दोनों वहां के अधिकारियों से बात करते हैं और तभी राधा की नजर सूरज पर पड़ती है। अजी सुनते हो, यही है ना सूरज? हाँ, लेकिन तुमने कैसे पहचाना? बस जैसे आपने बताया था उसी से पहचान लिया। सच में बहुत प्यारा है हमारा सूरज। श्याम अधिकारियों से बातें करने लगा और राधा वहां सूरज के पास गई, उसे गोद में उठाया और उससे बातें करने लगी, उसके साथ खेलने लगी। सूरज भी उसके साथ बहुत अच्छे से खेलने लगा। कुछ समय बाद श्याम और राधा सूरज को अपने घर लेकर आए। अब दोनों मिलकर सूरज का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने सूरज का पास ही के स्कूल में दाखिला करवाया। छुट्टी के दिन दोनों उसे पार्क में खेलने के लिए लेकर जाने लगे। सब कुछ एकदम अच्छे से चलने लगा। ऐसे ही एक दिन राधा ने श्याम से कहा, अजी सुनते हो, हमें सूरज को किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। सूरज जब भी दूसरे बच्चों को भागते दौड़ते देखता है तो वो निराश हो जाता है, उसे भी दौड़ने का मन होता होगा। मुझे अनाथालय के अधिकारियों ने कहा था कि सूरज का पैर ठीक होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी हम उसे एक बार किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाएंगे। अगले दिन सूरज स्कूल जाता है। स्कूल में कुछ लड़के उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाते हैं, उसे धक्का देते हैं। सूरज जमीन पर गिर जाता है। वैसे ही रोते रोते वो स्कूल के बाहर जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बाकी बच्चों को उछलता कूदता देखकर वो मन ही मन टूट जाता है। तभी अचानक उसे किसी कबूतर के फड़फड़ाने की आवाज आती है। अरे, ये कबूतर तो यहाँ फंस गया है, मुझे इसे निकालना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। सूरज उस कबूतर को आराम से निकालता है, उसे पानी पिलाता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन वो कबूतर कोई आम कबूतर नहीं था। वो कबूतर सूरज से बात करने लगा। दोस्त, मैं एक जादुई कबूतर हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जादुई कबूतर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? कबूतर सूरज का साफ मन देखकर प्रसन्न हो जाता है और उसे कहता है, दोस्त, ये लो, ये जूते हैं, ये कोई आम जूते नहीं है, ये जादुई जूते हैं, जादुई जूते। इन्हें पहनकर तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो और जितनी चाहे उतनी उछल कूद कर सकते हो। और हाँ, ये तुमसे कभी अलग भी नहीं होंगे, इन्हें पहनने के बाद तुम्हें कोई चिढ़ाएगा भी नहीं। कबूतर वो जादुई जूते सूरज को सौंपकर वहाँ से उड़ गया। सूरज उन जूतों को पहनता है और कमाल हो जाता है। वो बिना सहारे के चलने लगता है, दौड़ने लगता है। ये मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। सूरज दौड़ता उछलता घर जाता है।
सूरज को दौड़ते भागते देख राधा और श्याम फूले नहीं समाते। सूरज स्कूल में घटी सारी बातें माँ और पिताजी को बताता है। श्याम और राधा उस जादुई कबूतर का मन ही मन धन्यवाद देते हैं और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। सोलापुर नाम के गांव में हरि नाम का एक समोसे बेचने वाला रहता था। वो और उसकी पत्नी शीला हर रोज गांव में जाकर समोसे बेचते थे, लेकिन उनके ठेले पर ग्राहक बहुत कम हो गए थे। एक बार जो ग्राहक आता वो वापस नहीं आता था। इस बात को लेकर हरि बहुत चिंतित रहता था। न जाने ग्राहकों को क्या हो गया है, हमेशा की तरह समोसे खाते ही नहीं। समोसों की बिक्री कम हो गई है। क्या पता, मगर समोसे की बिक्री बहुत कम हो रही है। तुम्हारे हाथ के समोसे मुझे अच्छे नहीं लगते, ग्राहक क्या खाक खाएंगे। अजी ऐसा है तो आप बनाइए ना समोसे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है समोसे बनाने में। हाँ हाँ पता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारे गांव की एक सरला बहन है, उनके हाथों में बहुत स्वाद है। वो समोसे बनाएगी तो हमारे सारे समोसे बिक जाएंगे। मैं कल ही उनके गांव जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। हमारा धंधा भी अच्छा चलेगा और कुछ कमाई भी हो जाएगी। हरि अब उस गांव में जाता है जहाँ सरला रहती थी। हरि सरला के घर गया। अरे आओ ना भैया, कैसे आना हुआ आपका? अरे कुछ काम था, इसीलिए इतनी दूर आया हूँ। क्या काम था भैया, बोलिए ना। सरला बहन, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो और मेरा समोसे का ठेला है। मुझे वहाँ समोसे बनाने के लिए कोई चाहिए था। क्या आप आ सकती हो? मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दूंगा। बात तो ठीक है भैया, आप जैसा कहते हो वैसा ही करेंगे। मेरे परिवार को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। चलिए, तो आज शाम की गाड़ी से हम शहर चले जाएंगे। अब सरला हरि के साथ शहर आई। हरि ने सरला को हर सुबह 100 समोसे बनाने का काम बता दिया। अगली सुबह जल्दी उठकर सरला ने 100 समोसे बनाकर तैयार रखे। हर रोज की तरह हरि और शीला ठेले पर गए। उस दिन उनके सारे समोसे बिक गए। आमदनी बहुत अच्छी हुई। हरि ने अपने मुनाफे से आधा हिस्सा सरला बहन को दे दिया। सरला बहन, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। ये लीजिए, आधा मुनाफा आपका। धन्यवाद भैया। और हाँ बहन, कल हमें 200 समोसे लगेंगे। हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं। जी भैया, मैं कल सुबह ही बनाकर रख दूंगी। आप बस उसके लिए लगने वाला सामान ला देना। अगले दिन सरला 200 समोसे बनाकर तैयार रखती है। उस दिन भी हरि के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब अगले दिन के लिए हरि सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है। इस तरह हर रोज बहुत सारे समोसे बनाकर सरला हरि को देने लगी और हरि उन्हें अपने दुकान पर बेचकर बहुत कमाई कमाने लगा। ये सब देखकर शीला को बहुत जलन हो रही थी। एक दिन उसने हरि से कहा, अजी आप उस सरलाई को कमाई का आधा हिस्सा देते हो। सामान हमारा, उसके लिए कितनी देर तक ठेले पे खड़े रहने की जिम्मेदारी हमारी, और उस सरला को सिर्फ घर पर बैठकर समोसे बनाने के लिए आप आधा हिस्सा देते हो। ये सही नहीं है। अरे हाँ भाग्यवान, मगर मेरे पास दूसरा कोई और पर्याय भी नहीं। जब से सरला बहन समोसे बनाने लगी है तब से धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा है। और ये मुनाफा आप आधा कर देते हो। आप ही सोचिए। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मगर उसे निकाल भी नहीं सकते ना, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसे मुनाफा या पगार नहीं तो दिन के पैसे दिया करो, समझे? हाँ ये विचार सही है, ऐसा ही करेंगे। अगले दिन हरि सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है और उसे कहता है, अरे सरला बहन, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरा समोसे का रेट उतना ही है, तो मुझे धंधे में घाटा होने लगा है। अब मैं तुम्हें हर दिन के 100 रुपए ही दूंगा। मगर भैया, आपने तो मुनाफे का आधा हिस्सा बताया था, अब क्या हुआ? 100 रुपए तो मुझे गांव में भी मिलते थे, फिर मैं यहाँ क्यों आ गई? और वैसे भी भैया, समोसे का अच्छा स्वाद होने के कारण ही लोग समोसा खाते हैं। सरला बहन, आपको बहुत ज्यादा लालच आ गया है। इतना लालच अच्छा नहीं। भैया, मुझे लालच आया है या आपको लालच आया है? मैंने तो कभी समोसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर मैं मेरे हक के पैसे कैसे छोड़ूं? आप ही बताइए। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो गांव में ही तुम्हारी असली जगह है, और कर भी क्या सकते हैं तुम्हारे जैसे लोग। बेचारी सरला अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक जगह वो बैठ गई। तभी उसके बड़े बेटे उमेश ने कहा, माँ, तुम परेशान मत होना, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। माँ, क्यों ना हम खुद का समोसे का ठेला लगाए? हमारे पास कुछ पैसे भी जमा है, इससे हम ठेला लगा सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन सरला अपने बेटे की मदद से अपना खुद का ठेला लगाती है, वो भी गांव के बीचों बीच हरि के ठेले के बिल्कुल पास। उस दिन सरला सिर्फ 50 समोसे बनाती है, लेकिन नया ठेला होने की वजह से उसके सारे समोसे बिक नहीं पाते। ये देखकर वो निराश हो जाती है। बेटा, हमें ये धंधा नहीं करना चाहिए था क्या? अरे माँ, आज पहला ही तो दिन था,
एक ही दिन में कैसे पता चलेगा कि लोगों को समोसे पसंद आए या नहीं? हम कल फिर करके देखेंगे। अगले दिन सरला और उमेश फिर से 50 समोसे बनाते हैं और उन्हें बेचने अपने ठेले पर जाते हैं। उनके यहाँ एक ग्राहक आता है। कितने का दिया समोसा? सिर्फ 10 रुपए भैया। वो आदमी समोसा खाता है। उसे समोसे का स्वाद बहुत पसंद आता है। वो अपने साथ 10 समोसे और लेकर चला जाता है। धीरे धीरे सरला के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे। सबको उसके समोसे बहुत पसंद आने लगे। इसी के साथ साथ हरि के ग्राहक थोड़े कम होने लगे। सरला के समोसे की चर्चा सारे गांव में फैल गई। ऐसे ही एक दिन उस गांव का एक बड़ा जमींदार उसके ठेले पर आया। बहन जी, एक समोसा दीजिए। सरला ने जमींदार को एक समोसा दे दिया और अपने काम में लग गई। उस जमींदार को वो समोसा बेहद पसंद आया। बहन जी, मेरे बेटे की परसों शादी है, क्या तुम हमारे घर मेहमानों के लिए ऐसे समोसे बनाओगी? जितने भी समोसे होंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। जी मैं जरूर आऊंगी और सारे लोगों को अच्छा समोसा देने की ही मेरी कोशिश रहेगी। जी ये लीजिए आपका एडवांस। जमींदार सरला को एडवांस पैसे देकर वहां से चला गया और ये सब देखकर हरि मन ही मन जलने लगा, लेकिन उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। शीला, हमें कुछ अलग धंधा करना पड़ेगा। ये समोसे बेचकर अब काम नहीं चलेगा। जी आप सच कह रहे हो। चलो अब दूसरा धंधा शुरू करते हैं। इस तरह शीला और हरि ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। उनकी लालच और झूठे व्यवहार के कारण उन्हें अपना धंधा खोना पड़ा। उधर सरला का समोसे बेचने का धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए।